बिल्कुल वीरू, अब हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के एमडी अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो इस टॉपिक पर बात हो जाए जो वीकेंड में डेवलपमेंट हुई। थोड़ा मार्केट नर्वस है इस समय, लेकिन आपका क्या व्यू है? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, या अभी कुछ टाइम थोड़ा सा संभल कर देख लें कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है? देखिए, ये जो डेवलपमेंट है ये खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के शेयर्स में है, क्योंकि वहां पे अनुज जी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल इशू भी है, फैक्ट फाइंडिंग इशू भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर में काफी अनसर्टेनिटी है। तो जो एक इन्वेस्टर्स है जो उस ग्रुप से एसोसिएटेड है या उसमें ज्यादा निवेश किया हुआ, आई थिंक उनके लिए खास रेलेवेंट न्यूज है, बिकॉज ये वॉलेटिलिटी अब थोड़ी और बढ़ गई है इन शेयर्स के अंदर में। आपने देखा पहले दाम गिरे, फिर वापस आए, फिर स्टेबलाइज हुए हैं। अब एक नई खबर के बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट के क्या रुझान होता है इसके ऊपर में, क्या डेवलपमेंट होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके ऊपर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई इन शेयर्स पे ना। रेस्ट ऑफ द मार्केट को देखेंगे, उसकी वॉलेटिलिटी तो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली हमारे काफी हद तक काफी सेगमेंट के शेयर वैल्यूएशन में काफी हाई चल रहे हैं, और उसके देखते हुए एक दो सेक्टर्स के अलावा बाकी सेक्टर्स के अंदर में हमारे हिसाब से थोड़ा रुक के चलें, निवेश धीरे करें, क्योंकि वैल्यूएशन जो आज है, जो फंडामेंटल से बहुत आगे कई सेक्टर्स में चल रही है, वो शायद तकलीफ भी दे सकती है। और हम देख भी रहे हैं जैसे पीएसयू के अंदर में वापस थोड़ा सा शेयर प्राइस करेक्शन हुआ है। तो इन्वेस्टर्स को जंप नहीं करना है, इन्वेस्टर्स को केयरफुली देखना है कि जो कंपनी इस क्वार्टर में ग्रो कर पाई है उन पे ही फोकस करें, ना कि कंपनियां जो स्ट्रगल कर रही हैं। ये थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लें बिफोर करेक्शन पे जंप करें। और इस ग्रुप में आप पैसा डालेंगे क्या अब लोअर लेवल्स पर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पैसा डालने का इसमें एक तो है फंडामेंटल। फंडामेंटल में अगर आप नॉर्मल मेट्रिक्स में जाएंगे, पी देखेंगे या प्राइस टू बुक देखेंगे, तो काफी एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं सारे के सारे ना। उसके अंदर में जो वेरिएबिलिटी आ गई है, अनसर्टेनिटी आ गई है, उसको देखते हुए हमारे पास काफी सारे अलग शेयर्स हैं अनुज जी, जिसमें हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे ये इम्पॉन्डेबल्स नहीं है। ये शेयर उनके लिए है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न की एपेटाइट करते हैं, जो या ट्रेडिंग में रखते हो, बिकॉज उनके लिए ये शेयर बहुत बढ़िया है। मार्केट वॉलेटिलिटी देती है, मतलब ट्रेडिंग को प्रॉफिट देती है। अगर आपको निवेश करना है और आपकी एपेटाइट रिस्क की आपको स्टेबल रखना है अपने आप को, तो आगे इंडियन इकोनॉमी में काफी सारे शेयर हैं जो आप निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी के साथ में डालियंस में, मैं ये नहीं कहूंगा ये बढ़ेंगे या कम होंगे, बट ये जरूर है रिस्क कंपेयर टू रिस्क मार्केट मच हायर है इसके अंदर में। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा ये रिस्क आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, रात को सोना चाहते हैं या नहीं सोना चाहते हैं। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और मेरी आपसे दो सेक्टर्स को लेकर हमेशा बात होती रही है, मेटल्स को लेकर और बैंक्स को लेकर। जी हाँ, बैंक्स को लेकर जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद अजय जी आपका व्यू क्या है? इस बार एनआईएम्स प्रेशर में नजर आए दो लगातार क्वार्टर्स से, और जो बड़ी चिंता की बात है कासा रेशोज का सब्सटेंशियली लोअर होना, कहीं कहीं की 2% 2.5% स्लाइड होना। बैंक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, बैंक का टेक हमारा सेम रह रहा है जो शुरू से इस साल से था, कि बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे निफ्टी को, बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे इकोनॉमी स्टॉक को। और उसका खास रीजन है, उसका रीजन है कि बहुत सालों तक इन बैंकों को प्रोटेक्शन मिला है आरबीआई का, कि डायरेक्ट सेविंग मिली है, इनको प्राइवेट सेक्टर कम किया गया है, इनसे एनबीएफसी कंपटीशन कम किया गया है। अब लेकिन एक जो कंपटीशन था जो नहीं समझ पाई आरबीआई, जिस आरबीआई कंट्रोल में बाहर है, कोशिश कर रही है, वो है स्टॉक मार्केट। जो आप पैसा जो बैंक में रखते थे वो आज पब्लिक एसआईपी करके डाल रही है। जो पैसा बेकार में कासे में पड़ा हुआ था वो पब्लिक अब यूज कर रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है इकोनॉमी के लिए। बैंक का प्रॉफिट आपकी जेब से साफ साफ निकल रहा था, निवेशक की जेब से, सेवर की जेब से जा रहा था, कुछ बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स को इस सब के लिए या उनके इक्विटी होल्डर को। आज अगर कासा कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑर्डिनरी सेवर को हायर रिटर्न के लिए पैसा निकाल के यूज कर रहा है, कैपिटल मार्केट में डाल रहा है, या गिल्ड खरीद रहा है, या गोल्ड खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट एटलीस्ट अपना रिटर्न तो बना रहा है। तो कंट्री की वेल्थ बढ़ रही है, कासा कम हो रहा है, ये कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है ना। बैंक को आपको सर्विस बढ़ानी पड़ेगी। बैंक में आपने देखा कितने हजार करोड़ कमाए हैं जीरो बैंक डिपॉजिट करके, कि आपने जीरो है हम आपको चार्ज कर देंगे, बैलेंस लो है
चार्ज कर देंगे। आरबीआई की लास्ट रिपोर्ट थी, शायद 8,000 करोड़ करीब करीब इन्होंने लेवी किया था डिपॉजिटर्स को। तो बैंक को अब देखना ही पड़ेगा, compete करना पड़ेगा मार्केट में, और ये कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है कि अगर इन्वेस्टर अपना पैसा 4%, 3% वाले रिटर्न बैंक को दे के अपना खुद गिल्ट में लगाता है, खुद इक्विटी में लगाता है, इससे अच्छी बात कर सकती। तो बैंकिंग को हमने हमेशा कहा है साल के शुरू में बहुत चैलेंजेस रहेंगे और बैंक को कोशिश करेगी आरबीआई कि उनको कोई बेनिफिट मिले, बट आई डोंट थिंक अब ये हालत आ चुकी है कि अगर बैंक इनोवेट नहीं करेंगे, सर्विस नहीं देंगे आपको, आई थिंक इनकी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएंगी। बिकॉज आप कैसे जबरदस्ती किसी को बोल सकते हैं कि आप कासा में पैसा रखिए, करंट अकाउंट में पैसा रखिए जहाँ 0 रिटर्न आएगा, और आपको ओवरनाइट गिल्ड के अंदर में 6% अंडर रिटर्न आएगा। वो जमाने गए। तो इसलिए चैलेंज है बैंक को, और फिनटेक का चैलेंज बहुत बड़ा है लेंडिंग साइड पे। तो मेरे हिसाब से जब इकोनॉमी के स्टॉक इतने अच्छे कर रहे हैं तो हमें क्यों स्ट्रगल करनी है बैंक के स्टॉक से। ओके, तो बैंक्स पे आपका टेक अजय जी है। अच्छा अजय जी, दूसरा जो बास्केट जिसको लेके हमने बात काफ़ी की है मेटल्स में, आपने बहुत कॉन्फिडेंटली इस स्पेस पे अपना कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू रखा, बट एक ऐसी ड्यूरेशन जब अब जापान ने एक बड़े अंतराल के बाद 1.5 दशक के बाद एक रेट हाइक लिया है, फिर यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ जाना, और अब आप मेटल्स को कैसे रीड कर पा रहे हैं? इंडेक्स अभी हार्डली मेरे ख्याल से 10% रिट्रेस हुआ है हार्ड लेवल से, बट मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, लॉन्ग टर्म देखेंगे इंडेक्स तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। शॉर्ट टर्म देखेंगे तो इंडेक्स के बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहा है, जैसे बैंक निफ्टी वो स्ट्रगल कर रहा है। उसके अंदर में इंटरेस्ट रेट आई थिंक इंडिया में एलिवेटेड रहेंगे। आपने देखा कि बैंक ने इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं कल सैटरडे को लोन के ऊपर में, ना कि कम किए हैं। इंडिया का इंटरेस्ट रेट साइकिल मेरे हिसाब से जापान की तरफ चलेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इंडिया का हाई ही रहेगा यूएस के कंपैरिजन में। तो हमें पैरेलल लेना है कि फेड ने कम किया, हम कम करेंगे। मुझे लगता नहीं आरबीआई की इस अनाउंसमेंट के बाद में कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो काफी फेल भी हो गए, बिकॉज अभी भी इस क्वार्टर में उनको बढ़ाना पड़ा है इन्फ्लेशन का एस्टिमेट। उसको मद्देनजर देखते हुए हमें ये देखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं उस सेक्टर्स में, आई थिंक उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बनस्पत वो सेक्टर्स में जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी पर डोमेस्टिकली डिपेंडेंट है, प्लस यूएस में जैसे फार्मा सेक्टर को ले लीजिए वो डिपेंडेंट है, उन एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। जो रुपये अब आपका 84 पे पहुंच गया है, ये जैसे फार्मा कंपनी सारा इतना एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनको बेनिफिट तो आएगा डिप्रिसिएशन का। तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स स्ट्रगल करेगा, लेकिन आपके पास में पोर्टफोलियो रिटर्न अभी ठीक से आएंगी अगर आप सेक्टरल अप्रोच लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं।